नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की भूगोल का पहला चैप्टर पर्यावरण। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला चैप्टर है, पहली बार स्टार्ट हो रहा है। इसके बारे में तुम्हें ध्यान से पढ़ना है और जो भी मैं यहाँ पर जो काम दूंगा वो तुम्हें अपनी कॉपी में करना है और जो भी पढ़ाऊँगा उसको एक बार ढंग से ध्यान रखना है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा रिपीट करना है, दोबारा पढ़ना है। अगर फिर भी कोई समझ में नहीं आया तो मेरे को कॉन्टैक्ट करना है और मेरे से पूछ लेना है। ठीक है। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि उसके निकट के स्कूल के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक प्लेटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि यहाँ मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियाँ वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने ये बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? तो शिक्षक ने कहा कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो उसे ही पर्यावरण कहते हैं। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल भवन। इसका अर्थ ये रवि ने खुद बताया कि इसका मतलब ये हुआ, स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सब हमारे पर्यावरण के अंग है। तो रवि ने ये बात कही तो टीचर ने कहा, हाँ, जितनी भी तुम्हें सारी चीज़ें दिख रही हैं वो सारी ही पर्यावरण है। शिक्षक ने कहा, हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी। प्रकृति का मतलब है जो प्रकृति के द्वारा बना, इंसान का कोई इसमें इंटरफेयर नहीं है, अर्थात इंसान ने नहीं बनाई। जबकि कुछ का निर्माण मानव किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब, जितनी भी चीज़ें दिख रही है तुम्हें, मेज, डेस्क, पंखा वगैरह, जितनी भी और भी चीज़ें हैं, बॉक्स है, कपड़े हैं, किताब है, रूल है, पेंसिल है, और जो भी चीज़ें हैं जो इंसान ने बनाई है उन सब को मानव निर्मित कहते हैं। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तु की सूची बनाएं। तो आप लोगों को करना क्या है, आपकी कॉपी में ये लेना है और कॉपी में करके ये करना है कि कौन कौन सी चीज़ें प्राकृतिक है और कौन कौन सी मानव निर्मित है। प्राकृतिक का मतलब होता है कि जो इंसान ने नहीं बनाई हो, जो प्रकृति के द्वारा खुदी हुई हो। एक दो चीज़ों के नाम बता देता हूँ मैं, जैसे पेड़ पौधे, ठीक है, हवा, पहाड़, झरने, ये सारी चीज़ें इंसान ने नहीं बनाई, ये खुद भगवान ने या कह सकते प्रकृति ने बनाई हुई है। ठीक है। इसके बाद में आप देखना है आगे तुम्हें मानव निर्मित, कि जिस डेस्क पे तुम बैठे हो या डेस्क है ये भी मानव के द्वारा बनाई है। सड़क पे चलते हो तो वो भी मानव, साइकिल है, कपड़े हैं, जूते हैं, जितनी भी चीज़ें, भवन हैं, बिल्डिंग है, और जो भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी चीज़ें मानव ने बनाई है, तो इन्हें मानव निर्मित कहते हैं। ठीक है। इनकी सबका नाम कम से कम 20-15 चीज़ें ऐसी लिखनी है, तुम्हें लिस्ट बनानी है जो मानव निर्मित हो और कुछ प्राकृतिक हो, दोनों की अलग अलग लिस्ट बनानी है। ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पर वार्तालाप हो रहा है। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी ये सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है, वो इसलिए बदल रहा है कि इंसान लालची होता जा रहा है और धीरे धीरे प्राकृतिक चीज़ों को नष्ट करता जा रहा है, जिसके कारण हमारा परिवर्तन बदल रहा है। अब देखो, पर्यावरण के कुछ घटक हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं कि पर्यावरण के क्या क्या घटक है। ये पहला चित्र है, इसके बारे में हम तुम्हें थोड़ा सा बता देते हैं कि पर्यावरण के क्या क्या घटक है। पर्यावरण के 3 घटक है। एक प्राकृतिक चीज़ें हैं जो भी वो पर्यावरण के घटक के आती है, मानव निर्मित है वो भी चीज़ें आती है, और खुद मानव है वो भी, तीनों पर्यावरण के घटक के रूप में होते हैं। तो प्राकृतिक चीज़ों में कौन कौन सी है? स्थलमंडल है। स्थलमंडल का मतलब होता है ज़मीन, जहाँ पर तुम रहते हैं। इसके अंदर है पठार, मैदान, पर्वत, ये सारी चीज़ें जो भी होती है ज़मीन पे, ये सारी चीज़ें ही स्थलमंडल के अंतर्गत है। फिर वायुमंडल, तो वायुमंडल है जो भी हवा का भाग है उसको वायुमंडल कहते हैं। जलमंडल है जो भी जल का भाग है उसे जलमंडल कहते हैं।
फिर है सजीव या जैवमंडल। जैवमंडल में इन तीनों में मिलकर जो भी इंसान रहता है और जहाँ पर जीवन होता है उसे जलमंडल कहते हैं। एक मिनट, उसे हम क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। ठीक है, अब है मानव निर्मित। मानव निर्मित क्या क्या चीज़ है? पर्यावरण के घटक मानव निर्मित कौन कौन से? इमारतें हैं, पार्क हैं, पुल है, सड़क है, स्मारक है, उद्योग है। ये सारी चीज़ें मानव निर्मित है क्योंकि इन सबको मानव ने बनाया है। अब आगे देखते हैं हम, ये सब मानव निर्मित हो गई। उसके बाद में खुद मानव जो भी पर्यावरण का घटक है इसके बारे में देखते हैं। एक व्यक्ति पर्यावरण का घटक है, परिवार घटक है, समुदाय घटक है, धर्म घटक है, शैक्षिक मतलब शिक्षित जो भी चीज़ें हैं वो भी पर्यावरण के घटक है, आर्थिक जो भी चीज़ें वो भी पर्यावरण घटक है, राजनीतिक चीज़ें हैं सारी वो भी पर्यावरण का घटक है। तो मानव की जो सारी चीज़ें हैं ये सारी ही पर्यावरण के घटक के अंतर्गत आती है। तो आप लोगों ने देखा पर्यावरण के घटक में प्राकृतिक भी है, मानव निर्मित भी है और खुद मानव भी इस पर्यावरण के घटक के रूप में है। अब देखो इसमें थोड़ा सा ऊपर हमने देख लिया, उसके बारे में नीचे देख लेते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति पर्यावरण कहते हैं। कि जो भी इंसान के चारों ओर जो चीज़ें हैं, लोग हैं, स्थान है, वस्तु हैं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में जीवीय अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ, जीवीय अजीवीय होता है। जीवीय का मतलब होता है जिनमें जीवन होता है, जो सजीव होता है, जिसमें जान होती है, या जिसमें जान होती है, जीवन होता है। जैसे पादप है, जंतु है। जंतु का मतलब जिनके अंदर जीव जंतु जितने भी है। पादप का मतलब पेड़ पौधे है। अजीवीय का मतलब है निर्जीव, जिनके अंदर जान नहीं होती, जैसे कि स्थल जमीन है, पहाड़ है, जमीन है, ये सब में जान नहीं होती, इन्हें कहते हैं अजीवीय। ठीक है, आगे देखो। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव को परस्पर क्रियाएं, उसकी गतिविधियां एवं उसके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। ठीक है, अभी तो तुमने देखा था कि जीवी अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उसकी गतिविधियां, उसके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। ठीक है, अब देखो प्राकृतिक पर्यावरण। अब प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभी हमने वहाँ पे देखा था प्राकृतिक की क्या क्या चीज़ आती है। भूमि, प्राकृतिक में देखो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। भूमि यानी जमीन, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। ये जैवमंडल से आप पहले ही परिचित होंगे, पहले बताया था। आइए आप इनके बारे में संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो क्या जानकारी प्राप्त करेंगे? पृथ्वी की ठोस परिपटी, पृथ्वी की जो ऊपर की जो परत होती है उसे कहते हैं ठोस परिपटी, या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। ये ज़मीन है, इसकी जो ये ऊपर की परत है, इसको ही हम, जो ऊपर की यहाँ पर आदमी रहता भी है, सब जितनी भी चीज़ें हैं वो इस ज़मीन के ऊपर ही है, इसके अंदर खोदने पर चीज़ें निकलती हैं, उसको हम स्थलमंडल कहते हैं। ये चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है, ये चट्टानों से और खनिजों से बना होता है, एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ये पहाड़, पठार, मैदान और घाटी जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों का विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृति महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है। देखो जितने भी इसमें क्या क्या होते हैं ज़मीन पे, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये ज़मीन है। एक मिनट, देखो ये ज़मीन है कोई, तो स्थलमंडल में क्या होता है, ये कोई पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, तो ये भी आता है। ये पठार है, पठार ऐसा होता है। पठार कैसा होता है, मतलब कोई भी हिस्सा है ज़मीन का, वो थोड़ी नॉर्मल मैदान से थोड़ा ऊंचा होता है, ऊपर से प्लेन होता है। यहाँ पे ऊपर सारे काम होते हैं, खेती बाड़ी, रहना सहना सब काम होता है। पहाड़ की चोटी होती है, क्या होती है, जिसकी चोटी होती है उसे पहाड़ कहते हैं। पठार मतलब थोड़ी ज़मीन से थोड़ा ऊंचा होता है, लेकिन ऊपर सारे काम होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैदान बिल्कुल प्लेन होता है, जैसे कि तुम लोग दिल्ली का देख सकते हो या फिर उत्तर भारत का देख सकते हो, पूरा मैदानी हिस्सा है। तो ये पठार हो गए, ये पहाड़ हो गया, ये पठार हो गया, ये मैदान हो गया, ठीक है। अब जैसे घाटी के बारे में बता देता हूँ। कोई ज़मीन है, उसके नीचे ऐसे ज़मीन है, इसके अंदर इस तरीके से घाटी बनी हुई है, तो उसे हम घाटी कहते हैं, कटी हुई है उस चीज़ को, ठीक है।
तो अभी तुमने देख लिया कि ये सारी ही स्थलमंडल के अंदर आती है। स्थलमंडल के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं कि पठार है, पहाड़ है, मैदान है, घाटी है। और ये स्थलमंडल है महाद्वीपों पे। महाद्वीप का मतलब ज़मीन के ऊपर ही नहीं, इसके अलावा महासागरों यानी पानी के अंदर भी ये चीज़ें पाई जाती है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें स्थलमंडल, अब देखो क्या क्या मिलता है स्थलमंडल में। स्थलमंडल वह क्षेत्र है हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए वन, ठीक है, कृषि के लिए, मानव बस्तियों के लिए, मानव रहने के लिए, भूमि, पशुओं के चरने के लिए घास के मैदान प्रदान करता है। मतलब ज़मीन पे ये सारी चीज़ें होती है, वन भी मिलते हैं, खेती की ज़मीन भी मिलती है, हम खुद भी रहते हैं, और जानवरों के लिए चारे के लिए भी हम ज़मीन पर ही निर्भर रहते हैं। अब देखो, अब थोड़ा सा आगे इसमें एक चीज़ देख लेते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र कि पर्यावरण का कौन कौन सा क्षेत्र है। तो पर्यावरण के क्षेत्र में देखो कि पर्यावरण के क्षेत्र में जलमंडल भी आ जाता है, वायुमंडल भी आ जाता है, और स्थलमंडल भी आ जाता है, ठीक है। और एक होता है जैवमंडल। अब इन तीनों से मिलकर जीवन बनता है। जीवन का मतलब वायु भी होनी चाहिए, जल भी होना चाहिए, और ज़मीन भी। इन तीनों से मिलकर जहाँ पर जीवन पनपता है, जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, उसे जैवमंडल कहते हैं, ठीक है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जल विभिन्न स्रोतों जैसे नदी में भी जल मिलता है, झील में, समुद्र में, महासागर में आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो जल का जो क्षेत्र है उसे हम जलमंडल कहते हैं। नदियों में, झीलों में, समुद्रों में, सब में मिलता है। ये सभी जीव जंतुओं या प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। अभी हमने जलमंडल देख लिया, वायुमंडल देख लो। पृथ्वी के अंदर फैली वायु की जो पतली परत है चारों तरफ, उसको हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों वायुमंडल को थामे रखता है। ये सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन हो जाता है। तो वायुमंडल में जब परिवर्तन होता है तो मौसम, जलवायु में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। आगे देखो, एक मिनट, देखो, ओके। तो जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। अब देखो, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल, जैव का मतलब जहाँ पर जीवन होता है, या सजीव संसार का निर्माण करती है। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो जैवमंडल में स्थल मंडल भी आ जाता है, जल मंडल भी आ जाता है, और वायुमंडल भी आ जाता है। अर्थात तीनों मंडल मिलकर ही जहाँ पर जीवन संभव बनता है, उसे हम जैवमंडल कहते हैं, ठीक है। अब देखो, परितंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। परितंत्र क्या है? रवि ने कक्षा में एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपने केरल की याद आ गई। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। अब यहाँ एनसीसी कैंप चल रहा है रवि की कक्षा में, उसमें एक केरल का बच्चा है जिसका नाम है जेसी। वो बता रहा है यहाँ की बारिश को देखकर कि वहाँ पर जो बारिश कितनी अच्छी हो रही है। हमारे केरल में भी ऐसी बारिश होती है, और वहाँ पर कितनी मूसलाधार बारिश होती है, हरे भरे खेतों में और नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर का एक लड़का है हीरा, वो बता रहा है कि हमारे यहाँ तो वर्षा होती ही नहीं है, दूर दूर तक की रेती नज़र आती है। और तभी बीच में रवि बोलता है कि वहाँ ऊँट भी मिलते हैं, अर्थात राजस्थान में ऊँट भी मिलते हैं। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस देखो कि केरल में कितनी बारिश होती है, राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। इन दोनों के बारे में बताया गया है, ठीक है। हीरा ने कहा कि ऊँट तो मिलेंगे ही जब हीरा बोल रहा है ऊँट तो मिलेंगे, जब तुम हमारे रेगिस्तान में आओगे तो तुम्हें वहाँ पर सांप, छिपकली और कीट भी देखने को मिलेंगे। तो अब इसमें ये
चीज़ें हो रही हैं कि वहाँ पर राजस्थान में क्या क्या मिलता है। तो ऊँट भी मिलते हैं, सांप भी मिलते हैं, छिपकली भी मिलते हैं और अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। ये सब जैसलमेर की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद में रवि हैरत में पड़ गया, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं, क्या सभी का एक दूसरे से संबंध है। ये चीज़ें देख रहा है रवि थोड़ा सा मतलब से सोचने में मशगूल हो गया था। बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षण का बिल्कुल बहुत संबंध है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे ताल भी एक परितंत्र हो सकते हैं। मतलब कि ये सारी चीज़ों पर, घास के स्थलों में, वनों में, रेगिस्तानों में, पर्वतों में, झीलों में, नदियों में या छोटे से ताल में भी एक परितंत्र हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते में भी एक परितंत्र बनता है? बिल्कुल बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, उसका जीवन सरल था, आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ उसने बहुत से बदलाव कर लिए। कैसे बदलाव किए? उसने फसल उगाना सीख लिया, पशुओं को पालना सीख लिया, स्थायी का मतलब एक जगह रहना स्टार्ट कर दिया, और पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया। मतलब खेती पहले करता था तो इतना ही करता था जितनी ज़रूरत थी, उसके बाद उसने इतना उपजा लिया कि उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है। फिर वो उसको वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, मतलब बेचने वगैरह का काम स्टार्ट कर दिया। ज़्यादा पैदा हो गया तो व्यापार आरंभ हो गया, वाणिज्य हो गया, औद्योगिक क्रांति से बड़े बड़े उत्पादन आरंभ हो गए, परिवहन तेज हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि ये सारी चीज़ें हज़ारों सालों में हुई है? ऐसा नहीं है कि एक साथ में होगी, हज़ारों सालों से चीज़ें चल रही है, उसके बाद में ये चीज़ें आज तक पहुँची है। क्या आप जानते हैं कि गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली क्यों खाना पसंद करते हैं? प्राकृतिक मानवीय पर्यावरण के बीच यही संतुलन आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए, ठीक है। अब देखो, रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी, वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली के बारे में बताती रहती है। खेल के मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे छुट्टियों में अपने यहाँ मिजोरम आने के लिए कहा है। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जहाँ भी जाएं वहाँ के भूदृश्यों, घरों के लोगों की क्रियाकलापों के चित्र लेके आए। नूरी है वो मिजोरम की है। मिजोरम एक प्रदेश है, उत्तर पूर्व में एक प्रदेश है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और हरियाली भी सबसे ज़्यादा है। तो नूरी कह रही है रवि से कि तुम वहाँ पे आओ और वहाँ पे आकर तुम ये सब चीज़ें, हरियाली वाली जगह देखो, तुम दुखी मत हो, ठीक है। अब देखो आगे, ये चैप्टर था तुम्हारा, ये ख़त्म हो चुका है। इसके जो प्रश्न उत्तर है उनके बारे में थोड़ा सा नीचे देख लो। इसके फ़ोटो खींच सकते हो कि परितंत्र क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, इनके बारे में तुम्हें करना है। और अगर समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना है, मैसेज कर देना है। मैसेज ना करे तो फिर मेरे को व्हाट्सएप पे कर देना, ठीक है। कोई चीज़ की टेंशन नहीं लेना। अगर एक बार समझ में ना आया दोबारा पढ़ लेना, दोबारा भी नहीं आया तो फिर मेरे को कॉल कर लेना है। कॉल ना करो तो फिर मैसेज कर देना, ठीक है, और मेरे से पूछ लेना है, ठीक है। ये चैप्टर है तुम्हारा पहला, उसके बाद में तुम्हें फिर दोबारा एक बार इस चैप्टर के बारे में बताएंगे, ठीक है। सारे बच्चे इसके प्रश्न उत्तर करने हैं, ठीक है। ओके, बाय।